हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीएस एकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिजोनेंस, जो कि जीओसी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो कि रिजोनेंस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाते क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं है, वो उनको रूल्स नहीं पता है। तो आज हम पढ़ेंगे रिजोनेंस का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का रूल्स, कौन से टाइप का रिजोनेंस है, टाइप्स ऑफ रिजोनेंस एंड उसका स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, टाइप्स ऑफ रिजोनेंस एंड स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो एक्चुअल में रिजोनेंस क्या है, इस कंसेप्ट का क्यों हमको जरूरत है। तो पहले हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर से समझते हैं तो हमें रिजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करना क्यों पड़ा। देखते हैं, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको हम y कंसिडर कर लेते हैं, ये जो पाई बॉन्ड है इसको x कंसिडर कर लेते हैं। तो आपको लगा होगा कि ये जो y है, y का बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन x, क्योंकि आपको लगा है ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है डबल बॉन्ड से। बट इट्स नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि अभी हम अगर बेंजीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो कैसे होगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। अगर इसका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखेंगे तो रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में पूरे चारों तरफ पाई बॉन्ड आ रहा है। तो पाई बॉन्ड आ रहा है मतलब कि ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका बॉन्ड लेंथ पूरा x इक्वल्स टू वाई, मतलब कि ये जो जो भी बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ विल बी नियरली इक्वल और इक्वल। तो सेम बॉन्ड लेंथ आ रहा है ना, तो इस वजह से हम रिजोनेंस कंसेप्ट का जरूरत पड़ा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, वन लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो हमें क्या करना है, मोर देन वन स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो हम अगर मोर देन वन स्ट्रक्चर ड्रा करके किसी मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो जो मोर देन वन स्ट्रक्चर है इससे हमें बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एंड जो स्ट्रक्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको हम बोलेंगे रिजोनेंस हाइब्रिड। तो आपको ये बात भी याद रखना है, रिजोनेंस हाइब्रिड जो है ये मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है और ये ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू अदर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रिजोनेंस हाइब्रिड मोस्ट स्टेबल है क्योंकि उसका एनर्जी बहुत ही लेस है इन कंपैरिजन टू द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी एक हम कंजुगेटेड एल्केन का एग्जांपल लेते हैं और उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करके देखते हैं कैसे होता है। तो ये एक कंजुगेटेड एल्कीन है। कंजुगेटेड एल्कीन में अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या होता है कि वीक होता है, जिसलिए इसलिए वीक जो भैया। तो अभी इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सेपरेट करने के लिए हम इस आरओ को यूज़ करते हैं। तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। तो इसका अगर रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखेंगे तो रिजोनेंस हाइब्रिड कैसे होगा। तो ये रहा इसका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आपको एक बात याद रखना है कि मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी है, मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट मोर टू द रिजोनेंस हाइब्रिड। तो जो भी स्ट्रक्चर रीजन मोस्ट स्टेबल होगा वो रिजोनेंस हाइब्रिड के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। आपका MCQ क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि उनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है रिजोनेंस हाइब्रिड के लिए। तो हम उस टाइप का क्वेश्चन बाद में करेंगे। The most stable contributing structure or most stable regenerating structure will contribute more towards the resonance hybrid, more for resonance hybrid, and less stable regenerating structure will contribute less for resonance hybrid. Less stable regenerating structure सबसे कम कंट्रीब्यूट करेगा रिजोनेंस हाइब्रिड के लिए। ये बात आपको याद रखना है, ये MCQ क्वेश्चन में आ सकता है। अभी हम देखेंगे क्या क्या रूल्स है, किस किस रूल्स को हम यूज़ करके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं जिससे कि हमारा गलती कम हो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने में। तो पहला रूल देखते हैं हम, ऑल दी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, all the resonating structures must have proper Lewis structures, proper लुईस स्ट्रक्चर्स। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट इट बी दिस इज आवर कंपाउंड। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं,
कार्बन ने यहाँ पर 5 बॉन्ड बनाए हैं, तो वो कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हम पढ़े हैं कि ये इसका ऑक्टेट से ज़्यादा हो रहा है। कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता, तो ये 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, बट यहाँ पर कितने बॉन्ड्स हैं? 5 बॉन्ड्स है। तो ये एक वैलिड लुईस स्ट्रक्चर नहीं है, और वैलिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वैलिड लुईस स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस रूल को हम ऐसे समझ सकते हैं। अभी हम सेकेंड रूल देखेंगे। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स remain same in all the resonating structures. The position of nuclei of atom remains same in all the resonating structures. इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। लेट इट बी, ये हमारा कंपाउंड है CS प्लस CS डबल बॉन्ड CS2, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किससे ड्रॉ होगा? ये पाई वन जो है वैकेंट पी ऑर्बिटल जो है कार्बोकेटाइन का इस तरफ आएगा, फिर CS3 CH डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS2 प्लस। तो अभी 1 और 2 अगर कंपेयर करेंगे तो 1 और 2 एक वैलिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दो वैलिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम और एक देखेंगे CS2 प्लस CS2 CS डबल बॉन्ड CS2, ये एक वैलिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन एटम का मूवमेंट हुआ है। एटम का पोजीशन कभी भी नहीं चेंज होगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, एटम पोजीशन रिमेन सेम। यहाँ पर ओनली इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा या पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा, एटम पोजीशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। एटम पोजीशन जहाँ में भी, जो जिस स्ट्रक्चर में भी, जहाँ पर भी एटम है, एटम जहाँ पर भी वही रहेगा, एटम का मूवमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ सिर्फ एंड सिर्फ पाई बॉन्ड का ही मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 1 और 2 आर टू वैलिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट ये जो नंबर 3 वाला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये वैलिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। रूल नंबर 3 क्या है? ऑल एटम्स टेकिंग पार्ट इन द delocalization must lie on a plane so that orbitals overlapping become parallel to each other. तो इस रूल का मीनिंग क्या है? जो भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिलोकलाइजेशन में, वो एक ही प्लेन में रहना चाहिए। एक ही प्लेन में रहेंगे तो उनका जो ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग है वो पैरेलल ओवरलैपिंग हुआ। एक एग्जांपल लेके समझते हैं बेंजीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करके। तो ये रहा फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रा करेंगे तो किस तरह होगा? तो ये रहा बेंजीन का सेकेंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग देखते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है बेंजीन में, और ये पैरेलल ओवरलैपिंग क्यों बोला? तो पैरेलल ओवरलैपिंग क्यों बोला? अभी इसका ऑर्बिटल ड्रा करते हैं, इस तरह होगा इसका ऑर्बिटल। तो ये जो फास्ट स्ट्रक्चर है, फास्ट स्ट्रक्चर में जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन के बीच हुआ है एंड इस कार्बन के बीच हुआ है। तो ये जो दोनों कार्बन के बीच पाई बॉन्ड बना है, डीलोकलाइजेशन, ये जो दो ऑर्बिटल्स है, दो ऑर्बिटल्स सेम प्लेन में है, इसलिए सेम प्लेन में है एंड पैरेलल भी है, इसलिए उनके बीच ओवरलैपिंग हुआ है। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हुआ है। ये यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है। ओके, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है यही ऑर्बिटल ओवरलैप किए है, ये दो ऑर्बिटल पैरेलल है। यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये दोनों के बीच ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बना है। ठीक है, फिर इस जो बेंजीन स्ट्रक्चर का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है उसका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग देखते हैं। उसका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैसे हुआ है? उसका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अगर देखेंगे, पहले हम ऑर्बिटल ड्रा कर लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है ये दोनों के बीच ओवरलैपिंग से बना है।
यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है इस दो ऑर्बिटल के बीच जो ओवरलैपिंग हुआ है इससे बना है, एंड यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ये दोनों ऑर्बिटल के बीच जो पैरेलल ऑर्बिटल है तो उनके बीच बना है। अगर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस हो गया, यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ एंड ये यहाँ। तो ये जो डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन होता है अगर ऑर्बिटल्स पैरेलल है और सेम प्लेन में है तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि all resonating structures must have the same number of unpaired electron but not necessarily the same number of bonds. तो ये जो फर्स्ट लाइन है ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर का बनेगा तो उन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें जो भी जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहना चाहिए। फिर जो सेकेंड लाइन बोला है कि बट नॉट नेसेसरीली द सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब कि वो बोला है कि सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बट सेम नंबर ऑफ बॉन्ड होना चाहिए, ये एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो ये जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन को हम जब क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि क्यों सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी नहीं हो सकता, डिफरेंट नंबर ऑफ भी बॉन्ड्स भी हो सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि ये जो बोला है सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो लेट इट भी हम ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो ये रहा हमारा ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर हम जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर वो दे देते हैं। तो ये रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन। तो इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आएगा, तो ये रहा ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर में 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी सेकेंड स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फर्स्ट लाइन बोला है कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इस स्ट्रक्चर में भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस स्ट्रक्चर में भी 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एंड जो सेकेंड लाइन बोला है कि नॉट नेसेसरीली द सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसको हम समझेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड is lower than any one of the resonating structures। तो रेजोनेंस हाइब्रिड का जो एनर्जी है वो जितने भी उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना हुआ होगा तो उससे इस रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी सबसे कम होगा। मतलब कि ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू इसका जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस और ये डीलोकलाइजेशन एक स्टेबलाइजिंग फेनोमेनन है। मतलब कि जहाँ पर भी डीलोकलाइजेशन होगा चार्ज का डिस्पर्सन होगा। चार्ज डिस्पर्सन मीन्स चार्ज डीलोकलाइजेशन, जितने चार्ज डिस्पर्स होगा उतना ही स्टेबल होगा। अगर हम कह दें कि एक चार्ज एक एटम में पूरा अटक के ऐसे रह जाता है तो ये अनस्टेबल है। सब एटम चाहेंगे कि अपने न्यूट्रल स्ट्रक्चर में रहने के लिए, कोई भी नहीं चाहेगा कि चार्ज रखने के लिए। तो चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा वो इतना ही स्टेबल होगा। अभी हम देखेंगे कितने टाइप का रेजोनेंस है, टाइप ऑफ रेजोनेंस, और कितने टाइप के कॉन्जुगेशंस हम बना सकते हैं। ओके, तो पहले हम फर्स्ट नंबर में देखेंगे कॉन्जुगेटेड मल्टीपल बॉन्ड्स, और हम वो ये भी बोल सकते हैं कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स में कैसा रेजोनेंस होता है वो देखेंगे अभी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका अगर डिलोकलाइजेशन करेंगे पाई बॉन्ड का कैसे होगा,
ये पाई बॉन्ड यहाँ चला आएगा एंड इस पाई बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के ऊपर चला आएगा। और हम 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे सेपरेट करेंगे, एक डबल हेडेड एरो से सेपरेट करेंगे। ठीक है, याद रखना है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सेपरेट करने के लिए हम डबल हेडेड एरो यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो 2 कार्बन के बीच शेयर होकर रहता। तो अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर चला आया। तो CH2 प्लस CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड चलाएगा CH एंड यहाँ पर जो डबल इलेक्ट्रॉन था डबल बॉन्ड में वो पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 माइनस। तो ये था कंजुगेटेड मल्टीपल बॉन्ड के बीच रिजोनेंस। फिर सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रिजोनेंस। पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रिजोनेंस और पाई बॉन्ड कंजुगेशन भी हम बोल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं पॉजिटिव चार्ज पाई रिजोनेंस को। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल है। अल्कीन इज इन कंजुगेशन विद द पॉजिटिव चार्ज, अल्कीन पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है। तो इसका अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो ये पाई बॉन्ड इधर चला आएगा, फिर इसको डबल हेडेड एरो से 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सेपरेट करेंगे। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये था पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड कंजुगेशन। अभी थर्ड टाइप ऑफ रिजोनेंस अगर देखेंगे तो थर्ड टाइप ऑफ रिजोनेंस क्या है, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड कंजुगेशन और पाई बॉन्ड रिजोनेंस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। तो कंजुगेशन कैसे पता चलेगा, यहाँ पर जैसे हम देखेंगे पाई सिग्मा पाई, यहाँ पर है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज सिग्मा एंड पाई कंजुगेशन। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ चलाएगा, फिर यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर चलाएगा, फिर इसको एक डबल हेडेड एरो से सेपरेट करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। अभी हम देखेंगे फोर्थ टाइप ऑफ रिजोनेंस। फोर्थ टाइप क्या है, लोन पेयर पाई रिजोनेंस। लोन पेयर पाई रिजोनेंस, इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। क्लोरीन CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्लोरीन के ऊपर जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर सिग्मा पाई, ये पूरा कंजुगेशन में, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाएगा, फिर यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड ब्रेक होकर इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, फिर इसको एक डबल हेडेड एरो से सेपरेट कर देंगे। Cl, देखो यहाँ पर क्या था, क्लोरीन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था। अगर क्लोरीन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में अगर डोनेट कर देगा तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्लोरीन डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है इस कार्बन के ऊपर चला है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर पाई रिजोनेंस। फिर फिफ्थ टाइप क्या है, फिफ्थ टाइप है फ्री रेडिकल, या हम इससे भी बोल सकते हैं रेडिकल पाई रिजोनेंस। तो फ्री रेडिकल पाई रेजोनेंस कैसे होता है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। CH2 डॉट डॉट, मतलब ये एक फ्री रेडिकल है, CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2। अब एक बात याद रखना, जब भी हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सेपरेट करते हैं हम एक डबल हेडेड एरो यूज करते हैं, बट जब भी हम फ्री रेडिकल के साथ रिजोनेंस करते हैं, फ्री रेडिकल यूज करते हैं, तब हम एक सिंगल हेडेड एरो और एक हाफ हेडेड एरो से उसको डिनोट करते हैं। तो ये जो रेडिकल है यहाँ पर आ जाएगा। फिर इस बॉन्ड में आपको याद रखना है कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है यहाँ पर, तो इस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाएगा एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाएगा, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनाएंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन के ऊपर चलाएगा, तो इसको हम एक फ्री रेडिकल की तरह डिनोट कर सकते हैं। तो ये था फ्री रेडिकल पाई रेजोनेंस। फिर हम सिक्स टाइप देखेंगे। सिक्स टाइप क्या है, सिक्स टाइप है लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल कंजुगेशन। यह हम पहले भी देख चुके हैं, फिर इसमें और क्या नया है।
लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो इस एक एग्जांपल लेके समझते हैं। CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड ओ CH3, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। CH2 प्लस मतलब ये कार्बोकेटन है, कार्बोकेटन मतलब इसके पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ठीक है, इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीजन के पास, वो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर डोनेट हो जाएगा। फिर इसका अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो कैसे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था जो डोनेट हो गया है इस बॉन्ड में चला है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज चला आएगा। ठीक है, और हम और एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि BH2OCH3 बोरॉन का भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो ये था लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल कंजुगेशन। टोटल हम देखेंगे 6 टाइप ऑफ रेजोनेंस है या 6 टाइप ऑफ कंजुगेशन है। ठीक है, तो इसे हम यूज करके हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे या स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं एक सीक्वेंस बताऊंगा, इस सीक्वेंस को ही आपको फॉलो करना है। इस सीक्वेंस के हिसाब से आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमको देखना है चार्ज देखना है। जो भी हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दिया होगा उसका फर्स्ट चार्ज देखना है। चार्ज क्यों देखना है, आपको याद रखना है जो भी स्ट्रक्चर न्यूट्रल होगा, स्ट्रक्चर शुड बी न्यूट्रल। स्ट्रक्चर शुड बी न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं जिस स्ट्रक्चर में लेस चार्ज प्रेजेंट होगा वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, लेस चार्ज मतलब वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर हम देखेंगे सेकेंड नंबर में ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स इसका फर्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑक्टेट, और हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो जिस स्ट्रक्चर के पास ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होगा उसका स्टेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिसका ज़्यादा होगा उसके पास उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। फिर हम नंबर 3 में देखेंगे चार्ज का लोकेशन। चार्ज कौन से एटम पर प्रेजेंट है। अभी हम ये भी कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर प्रेजेंट होगा या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। हम ये भी कह सकते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल। अगर पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट होगा तो वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे चार्ज, फिर ऑक्टेट और नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे। फिर नंबर 3 में देखेंगे चार्ज का लोकेशन। चार्ज किस एलिमेंट पर प्रेजेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट है। फिर नंबर 4 में देखेंगे क्या, चार्ज सेपरेशन देखेंगे। ये चार्ज सेपरेशन एक्चुअल में होता क्या है। चार्ज सेपरेशन मतलब टू सेम चार्ज must be two same charge must be far from each other। इसका मतलब क्या है, अगर दो सेम चार्ज होगा मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, जब भी सेम चार्ज आएंगे तो सेम चार्ज के पास पास डिस्टेंस होना चाहिए। दो सेम चार्ज के बीच ज़्यादा अगर डिस्टेंस होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर सेम चार्ज पास पास आ जाएंगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। हम ये भी कह सकते हैं अगर टू अपोजिट चार्जेस should be close to each other। तो अगर अपोजिट चार्जेस पास पास होंगे जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव पास पास होंगे तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। अगर सेम चार्जेस पास पास होंगे तो उसका स्टेबिलिटी कम रहेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि दो अपोजिट चार्जेस पास पास होंगे तो उसका स्टेबिलिटी को ज़्यादा रखना चाहिए, वह ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी नंबर 5 में देखेंगे। 5 में अगर देखेंगे 5th सीक्वेंस में तो लास्ट में हम कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। वो कार्बोकेटाइन या कार्बोनियन जो भी इंटरमीडिएट दिया होगा इसके बीच में, तो उसका स्टेबिलिटी हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम चार्ज देखेंगे, चार्ज में देखेंगे स्ट्रक्चर का न्यूट्रलिटी देखेंगे। अगर स्ट्रक्चर न्यूट्रल होगा तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और फिर अगर स्ट्रक्चर में चार्ज प्रेजेंट है तो जिस स्ट्रक्चर में सबसे कम चार्ज प्रेजेंट है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा।
फिर हम देखेंगे सेकेंड नंबर में क्या देखेंगे, ऑक्टेट देखेंगे। ऑक्टेट में जिसका नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। फिर थर्ड में हम देखेंगे चार्ज का लोकेशन, चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट है। अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट होगा तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट होगा तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। फिर नंबर 4 में देखेंगे चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन मतलब दो पॉजिटिव चार्ज दूर रहना चाहिए और दो अपोजिट चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास पास होना चाहिए। फिर नंबर 5 में हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट।